हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को हिस्ट्री के जीत के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज की हमारी क्लास है रोमन साम्राज्य के डिक्लाइन को लेकर के कि किस प्रकार से रोमन साम्राज्य का पतन हुआ। तो वीडियो को आप लोग आखिरी तक देखना, आज बहुत कुछ आप लोग सीखने वाले हो रोमन साम्राज्य के बारे में। और अगर वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना दोस्तों, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। तो चलो बता दूं यार कि सबसे पहला कारण माना जाता है इसका डिवीजन को लेकर के। देख लो ना, दोनों क्या बोल रहे हैं, दोनों बोल रहे हैं कि मैं तुमको देख लूंगा, ये बोल रहा है मैं तुमको देख लूंगा। ठीक है, और इसी तरह करते करते कोई और इसको देख लेता है, ठीक है। तो चलो यार शुरू करते हैं। रोमन साम्राज्य को कहा जाए ना, तो बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ था। आज मेडिटेरियन सी आप लोग अगर देखे होंगे मैप के ऊपर, तो मेडिटेरियन की सी के आसपास के जितने भी एरिया है ना, पहले रोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। जिसमें इंग्लैंड, स्पेन, यूरोप, अफ्रीका का उत्तरी हिस्सा हो गया, एशिया माइनर हो गया, ये सारे क्षेत्र उसमें शामिल थे, ठीक है। अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि रोमन साम्राज्य का शुरुआत कहाँ से होती है सर। तो जिस प्रकार से आप लोग अगर कहानी पढ़े होंगे हिस्ट्री में कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्के दो भाइयों ने किया था, सेम वही कहानी यहाँ पर भी अप्लाई होता है कि इसकी भी स्थापना दो भाइयों ने मिलकर के रोमुलस और रेमुस ने किया था। बाद में राजा बनने के लेकर के दोनों भाई लड़ाई करना शुरू कर देते हैं और अंततः रोमुलस जो है वो रेमुस को मार देता है, और रोमुलस क्या बनता है, रोम का पहला राजा बन जाता है, ठीक है। तो ये हमने आपको बताया हुआ है कि जितने भी यहाँ पे पिंक कलर में देख रहे हो ना मेडिटेरियन सी के आसपास, वो सारा एरिया पहले जो था वो सारा एरिया पहले जो था वो तुम्हारा आपका रोमन साम्राज्य के अंतर्गत आता था, ठीक है। द रोमन एम्पायर बिगेन ऑन द इटालियन पेनिनसुलर, और इटली प्रायद्वीप में ये क्या हुआ था, शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे अपना विस्तार कर दिया था मेडिटेरियन सी में। और बहुत जल्दी कहाँ तक ये पार्ट कवर कर लिया था, एशिया, यूरोप और अफ्रीका के हिस्सों को, ठीक है। कुछ हम लोग जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लोग के बारे में कि रोमन एम्पायर में कौन कौन महत्वपूर्ण लोग थे, ठीक है। तो वन ऑफ द मैनी इंपॉर्टेंट पीपल वाज अगस्टस सीजर हु वाज द फर्स्ट एम्पर ऑफ द रोम। अगस्टस सीजर जो है वो पहले व्यक्ति थे या पहले रोम के क्या थे, शासक बने थे, जिसकी वजह से क्या माने जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट माने जाते हैं रोमन साम्राज्य के अंतर्गत, ठीक है। दूसरा कौन है यार, दूसरा है डियोक्लेशियन। डियोक्लेशियन इसलिए है क्योंकि इन्होंने ही साम्राज्य को दो हिस्सों में बांटा था, साम्राज्य की बढ़ती हुई एरिया को देख करके कि साम्राज्य बहुत बड़ा हो चुका है, अब इसको दो पार्ट में यदि हम नहीं बांटते हैं तो प्रशासनिक सुविधा अच्छी तरीके से नहीं चल पाएगी। तो डियोक्लेशियन ने क्या किया, साम्राज्य को दो हिस्सों में बांट दिया था। तो ये एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, ठीक है। तो व्हाट हैपेंड एट द एम्पायर स्प्लिट, मैं आप लोग को बता दूं ना कि ये आपका कंटेंट जो है ना हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, बाद में आपका हिंदी में भी कंटेंट अभी आएगा, आप देखना जरूर, ठीक है। तो आप लोग को परेशान नहीं होना है, समझाऊंगा पूरी तरह से मैं हिंदी में, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होने वाली है, ठीक है। तो व्हेन द एम्पायर स्प्लिट इट बिकम द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एम्पायर, जब इसको बांटा गया दो हिस्सों में, तो एक का पूर्वी बोला गया और दूसरा पश्चिमी साम्राज्य बोला गया। इसमें एक्चुअली यार अगर बताया तो पूर्वी साम्राज्य बहुत शक्तिशाली था। लोग शक्तिशाली कब होते हैं, जब उनके पास धन दौलत होती है। तो वही हालात हो गया था पूर्वी साम्राज्य के पास। पूर्वी साम्राज्य के पास जनसंख्या भी अधिक थी, एग्रीकल्चर सिस्टम भी वहाँ पे ज्यादा था, और वहाँ पे टैक्स भी बहुत कम था। वहाँ के लोग जनरली कहा जाए तो खुश थे, नॉर्मल अगर कहा जाए तो खुश थे। लेकिन वहीं अगर पश्चिमी साम्राज्य में चले जाएं तो ट्रेड तो जब डिस्प्यूट हुआ ना, जब ट्रेड बट गया, जब ट्रेड डिस्प्यूट हुआ, ट्रेड पूरी तरह से जब बंद हो गया, तो यहाँ पे पूर्वी तरफ से आने वाले जितने भी एग्रीकल्चर सिस्टम की सारी सुविधाएं थी, टैक्स वगैरह थी, वो बंद हो गई थी। और ऑलरेडी यहाँ पे जनसंख्या भी कम थे, गरीब यहाँ जो ज्यादा थे लोग, ठीक है। तो जिसकी वजह से सबसे पहले पश्चिमी इंपायर का क्या हो गया, डिक्लाइनिंग शुरू हो जाता है बहुत जल्दी, ठीक है। द वेस्टर्न एम्पायर वाज पुअर सो इट फेल इजिली, जो पश्चिमी एम्पायर था वो क्या था, थोड़ा कमजोर था, जिसका से बहुत आसानी से इसका क्या हो गया, डिक्लाइनिंग या पतन हो गया। द ईस्टर्न एम्पायर वाज रीनेम एज द बेंजाइंटिन एम्पायर, और जो पूर्वी एम्पायर था उसका अन्य नाम दिया गया जिसको बोला गया बेंजेंटाइन एम्पायर, ठीक है। आगे बात करते हैं हु आर सम मोर इम्पोर्टेंट पीपल, और कोई है, जी हाँ सर। जब इसको स्प्लिट किया जाता है ना एम्पायर को, तो कुछ लोग होते हैं जो पूरे देश को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हीं में से एक थे जस्टिनियन। अनदर पर्सन वाज जस्टिनियन हु वांटेड टू ब्रिंग द एम्पायर टुगेदर एंड क्रिएट लॉ टू प्रोटेक्ट द सिटीजन। जस्टिनियन चाहते थे कि जो टूटा है ना साम्राज्य उसको फिर से जोड़ा जाए, और लोगों को एक अच्छी तरह से सुविधा दिया जाए, सुरक्षा दिया जाए लोगों को, ठीक है, ताकि लोग फिर कहीं परेशान ना हो। अगला एक और आता है इम्पेरर, क्यों ऐसा, क्योंकि कंस्टेनियन जो थे वो लास्ट इम्पेरर माने जाते हैं रोमन साम्राज्य का। द लास्ट इम्पेरर वाज द कॉन्स्टेंटाइन हु brought the empire together, made the capital Constantinople and placed it between Africa and Asia so it can be the center of the trade. आगे अब बात करते हैं इसका डिवीजन होने के बाद किस प्रकार से का साम्राज्य का पतन हुआ, विस्तार से जानते हैं। अभी तक हमने जो भी देखा वो सारा इंट्रो था, अभी तक हमने जो भी देखो क्या था, हमारा इंट्रो।
अब हम लोग विस्तार से शुरू करेंगे, ठीक है। देख लो नहीं आप ये दोनों क्या कह रहे हैं, वही जो मैंने आपको शुरू में बताया कि मैं तुमको देख लूंगा, ठीक है। जिस सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारकों ने रोमन साम्राज्य के पतन में योगदान दिया था, उनमें से सबसे प्रमुख माना जाता है साम्राज्य के विभाजन, जो कि 395 ईस्वी में माना गया। ये जो विभाजन था ना, वो फलदायी परिणामों की आकांक्षाओं में किया गया था, लेकिन जिन दो समान भागों में इसका विभाजन किया गया था, उन दोनों भाग्यों का भाग्य विचलित हो गया। मतलब कि दोनों का तकदीर जो था वो बहुत ज्यादा चेंजेस में आ गया, मतलब कि इसका पतन होना शुरू हो गया था। इन दोनों भागों ने सीमा के मुद्दों पर झगड़ना शुरू कर दिया और पूर्वी भाग शक्तिशाली बन गया, जबकि पश्चिमी भाग दिन प्रतिदिन क्या होते गया, कमजोर होता चला गया। यार पूर्वी भाग ना अपने अस्तित्व को बचाने में सफल भी रहा, क्योंकि यह ऐसा सीमाओं से घिरा हुआ था जिनकी सुरक्षा की जा सकती थी, तथा पश्चिमी भाग की तुलना में इस पूर्वी भाग की जनसंख्या भी अधिक थी, ठीक है। आगे यदि हम बात करें तो साम्राज्य में विभिन्न राष्ट्रीयता एवं जातियां। अब देखो यार, साम्राज्य पतन की कगार पर आ चुकी है, दोनों साम्राज्य में दो टुकड़ा हो चुके हैं। अब साम्राज्य में जो लोग बाहर से आए हुए थे या फिर जो लोग वहां के थे, वो राजनीतिक कारण ढूंढने लगे, और कुछ लोग अपने राष्ट्रीयता का मांग करने लगे कि नहीं, हमारा राष्ट्र एकजुट होना चाहिए। और इसी तरह से कई सारे गृह युद्ध शुरू हो जाते हैं। अब मौका देखते क्या होते हैं, जो राष्ट्रीयता वाले जो लोग होते हैं वो, और कुछ जातीय आधारित जो लोग होते हैं वो क्या कर लगते हैं, विद्रोह करना शुरू कर देते हैं साम्राज्य में, ठीक है। और बाद में इसी विद्रोह का नाम दिया गया बर्बर जनजाति का। लोग कहते हैं कि नहीं, बर्बर जनजातियों ने क्या किया, विद्रोह कर दिया, और अंततः क्या हुआ, रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। तो बर्बर जनजाति एक्चुअली कौन थे? तो बर्बर शब्द का प्रयोग प्राचीन ग्रीक और रोमन विद्वानों के द्वारा जो किया गया है, वो विदेशी लोगों के लिए किया गया है, कि विदेशी लोग भारत वहां पे रोम में आए थे, और वही लोग मौका देखते ही क्या कर दिया, साम्राज्य के लिए समस्या पैदा कर दिया। तो हम लोग जानते हैं कि इनके निम्नलिखित कारणों के सामूहिक प्रभाव के कारण इनमें बड़े साम्राज्य का क्या हुआ, धीरे धीरे पतन हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे। सबसे पहला कारण माना जाता है विदेशी आक्रमण का, दूसरा राजनीतिक कारण, तीसरा आर्थिक, और चौथा माना जाता है सामाजिक कारण, ठीक है। विदेशी कारणों में बात करें तो आता है एक सबसे बड़ा जनजाति पैमस रोमाना। पैमस रोमाना जो था वो एक विदेशी आक्रमणकारी जनजाति थे, जो रोमन शांति के काल में रोमन की सेनाओं को अक्सर जर्मन कबीलों से जूझना पड़ा था, ठीक है, जो कि राइन तथा डेन्यूब नदी के उत्तर में रहते थे। ये जो पैम्स रोमाना थे ना, ये जनजाति, वो कहाँ रहा करते थे, ये थे आपका डेन्यूब और रैन नदी के किनारे में रहा करते थे, उत्तरी हिस्सों में अगर देखा जाए तो, ठीक है। इनमें भिन्न भिन्न कबीले थे अलग अलग, ये तो एक जनजाति थी, इनमें अलग अलग कबीले थे, मतलब अलग अलग टुकड़ियां थी, जिनके बारे में रोमन इतिहासकार टेस्टस ने काफी वृतांत दिया है, तथा इनकी बढ़ती हुई आबादी के कारण नए क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए ये रोग की ओर आकर्षित हुए, ठीक है। क्या होता है ना, जब इसकी जनसंख्या बढ़ती आती है, तो अपने साम्राज्य को कहीं भी इनको स्थापित तो रहना था ना, तो साम्राज्य अपना बनाना शुरू कर देते हैं ये, ठीक है। उनके सीमाओं पे जाते हैं, उनसे युद्ध करते हैं, और अंततः उनको हरा करके वहां पे अपना एरिया कब्जा कर लेते हैं। तो पैमस रोमाना की कहानी ये है तुम्हारा, ठीक है। मैं आप लोग को ना पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, इसके लिए आपको क्या करनी होगी, हमारे हिस्ट्री के जीत के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप वहां पे जाना, टेलीग्राम पे भी इसकी जो है लिंक वहां पे दे दी जाएगी, ठीक है। और पीडीएफ वहां पे रहेंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लेना अच्छी तरह से, वहां से भी आप एक बार रिवाइज कर लोगे, लाइफ में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, कि चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना यार, ठीक है। तो यहीं पे ये चीज आपके दी हुई है, जो हमने आपको बताया हुआ कि रोमन साम्राज्य किस प्रकार से विदेशियों के द्वारा आक्रमण हो करके पतन हुआ, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या तो आप पीडीएफ के लिए जानना चाहिए तो आपको हिस्ट्री के जितने जो टेलीग्राम है वहां पे आप जाके ले सकते हो इसके पीडीएफ, ठीक है। क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो मजा भी आपको नहीं आएंगे यार। आगे हम बात करते हैं इसकी रोमन साम्राज्य के राजनीतिक कारण को लेकर के, कि रोमन साम्राज्य के पतन में कुछ राजनीतिक कारण भी थे। रोम के नागरिकों में धीरे धीरे सरकार के प्रति जिम्मेदारी की भावना समाप्त होने लगी थी। देखो यार, जब घर में गृह युद्ध होता है ना, तो कोई भी अपने प्रमुख को जिम्मेदार मानने से इनकार कर देता है। वही हालात वहां भी हो गया था। जब गृह युद्ध शुरू हो गया ना रोमन साम्राज्य के अंतर्गत, तो जो वहां के लोग थे ना, वो सरकार के प्रति अपने जिम्मेदारी की भावना को समाप्त कर दिया, कि ये सरकार अब नहीं चला सकती हम लोग को, हम लोग को जो अपेक्षा है वो सरकार पूरा नहीं कर सकती, ठीक है। ये पॉलिटिकल निजाम के ओर से माना गया। यह वे यह सोचने लगे कि सम्राट ही उनकी जरूरतों की देखभाल करे, तथा सरकार चलाना उसी का काम है। रोम के 65 सम्राटों में कुछ एक को छोड़ करके अधिकतर क्रूर तथा अत्याचारी थे। राज्य में उत्तराधिकारी का कोई पक्का नियम नहीं था। अगर देखा जाए ना यार, तो बात यहाँ पे ये आती है कि लोग जो थे सरकार से अपना मोह भंग कर लिए थे। मोह भंग मतलब कि सरकार से नाता तोड़ना शुरू कर दिए थे पॉलिटिकल लोगों ने, ठीक है। इसे पॉलिटिकल इशू बना लिया था उन्होंने, और पॉलिटिकल इशू बनाएगा ही क्यों नहीं यार,
उसमें शासन जो था ना वो वंशानुगत एक्चुअली नहीं था। कोई फिक्स नहीं था कि कौन सा राजा अब आने वाला है इसके बाद। क्योंकि अधिकतर राजा जो देखा गया वो क्रूर और निर्दयी माने जाते थे, अत्याचारी माने जाते थे, जो कि लोगों के ऊपर भर-भर के शोषण किया करते थे। ठीक है? तो ये कहानी यहाँ पे ये बताए गए हैं। ठीक है? आगे यदि हम बात करें तो पहला आता है फिर आपका नेक्स्ट कि रोमन साम्राज्य की आर्थिक कारणों ने भी क्या किया, इसको पतन के कारण पहुँचा दिया। देखो यार, हमेशा कोई व्यक्ति बलवान कब होता है? उसका जब बुद्धि सही हो, जब उसके हाथ में पैसे हो। जब ये 2 चीज़ें नहीं होती है ना तो पागल से ही पागल गिना जाता है लोग। और वही हो गया था वहाँ पे। जब साम्राज्य में गृह युद्ध शुरू हुई ना रोमन साम्राज्य में, तो आपको मैं बताया हूँ कि पहली पूर्वी साम्राज्य, दूसरी पश्चिमी साम्राज्य। पूर्व में तो धन वगैरह था, वहाँ पे लोग भी अच्छे थे, टैक्स वगैरह दे रहे थे। कम ही टैक्स वगैरह वहाँ पे वसूला जाता था, लेकिन अधिक होता था क्योंकि जनसंख्या अधिक थी वहाँ पे। लेकिन पश्चिम में ऐसा हुआ नहीं था, ठीक है? तो इसकी वजह से क्या हो गया कि उनका इकोनॉमी भी क्या हो गया, धीरे-धीरे कमज़ोर होता गया। ट्रेड में बाधा आ गई थी, बाहरी आक्रमण भी हो रहे थे विदेशियों का, जिसकी वजह से व्यापार भी विदेशों से नहीं चल पा रहे थे इनकी, ठीक है? तो परेशानियाँ इस प्रकार से दिन प्रतिदिन क्या होते गया, बढ़ता गया, ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में रोम के अधिक सिक्कों का भुगतान करना पड़ा। अब जब कहीं भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगर आप लोग हिस्ट्री और इकोनॉमी कुछ रूबरू हैं, तो जब भी विदेशों से अगर कोई लड़ाई झगड़ा होती है ना, तो आपकी करेंसी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है? तो करेंसी क्या होने लगा इनकी, बहुत सस्ता होने लगी और सस्ता होने की वजह से क्या हुआ, अधिक सिक्कों का इनको भुगतान करना पड़ता था ट्रेड में, ठीक है? इससे ना केवल समृद्धि पर फ़र्क पड़ा, बल्कि बेरोज़गारी भी बढ़ने लगी। रोम में लाखों लोग बेरोज़गार हो गए। अब बेरोजगारों को राज्य की ओर से अनाज तथा अन्य सहायता देनी पड़ती थी सरकार को, जिसमें रोम के संसाधनों में भारी कमी आ गई तथा साम्राज्य स्थिर नहीं रह सका और अंततः क्या हो गया, पतन के कगार पे पहुंच गया। ठीक है, अगला रीजन हमारा माना जाता है रोमन साम्राज्य के सामाजिक कारण, कि कुछ सामाजिक कारणों ने भी क्या किया, इनका पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। अब किसी के ऊपर बार बार तुम शोषण करोगे, क्रूर निर्दयी की तरह तुम व्यवहार करोगे, तो लोग तो तुम्हारे तो करेंगे ही ना। तो लोगों ने क्या किया, शोषण करना इनका भी शुरू कर दिया। सीधी सी बात है, अगर तुम किसी को तुमको भी करेंगे ये, तो उनका विद्रोह करना शुरू कर दिया। सामाजिक कारणों में क्या बताया था कि रोम के तत्कालीन इतिहासकार का कथन है कि नागरिकों के रोम के प्रति निष्ठा, नागरिकों रोम के प्रति निष्ठा, जैसे हमारा होता है ना भारत के प्रति निष्ठा, उस प्रकार से नागरिकों को रोम के प्रति निष्ठा व रोम के नागरिक होने की प्रतिष्ठा, जो एक समय में रोम की एकीकृत रखने का एक महत्वपूर्ण कारक बनी हुई थी, वो धीरे-धीरे क्या होता जा रहा था, डिक्लाइन कर रहा था। उनका भी देश के ऊपर विश्वास अब कम होने लगा था। अब बहुत से लोग ये समझने लगे कि उनके रोम के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है तथा ना ही सरकार में उनकी कोई भागीदारी है, क्योंकि अब उसमें रोमनों के अतिरिक्त अन्य राष्ट्रीयताओं एवं जातियों के लोग भी थे। किसमें? विद्रोह में थे, जिनकी रोम के प्रति निष्ठा नहीं थी। और यह हाल ही का हुआ रोम के सैनिकों का भी रहा था। बाद में यही कारणों ने क्या किया, सामाजिक कारणों ने भी रोमन साम्राज्य के पतन के पीछे का बहुत बड़ा कारण बनता है। तो दोस्तों इस प्रकार से रोमन साम्राज्य के पतन हो जाती हैं। मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट्स में बताया हुआ है, शॉर्ट में इसलिए बताया क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना तो आप लोगों को फिर ऊपर-ऊपर उड़ने लगेगा। ठीक है? तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों को अगर ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, हिस्ट्री के जीत के नाम से टेलीग्राम चैनल है। आपको वहाँ पे पीडीएफ इसका मिल जाएँगे। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताना यार, फीडबैक में देना कमेंट्स में। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। आगे की जो भी वीडियो आएँगी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और हमारी इसी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर एक सीरीज़ चल रही है, इतिहास शुरुआत से। जो कि आप लोग किसी भी कॉम्पिटिशन में बैठ रहे हो, आप लोग यदि वो सीरीज़ को शुरू से देखते हो तो लाइफ़ में कभी भी जो इतिहास को लेकर डर बना हुआ है ना, वो नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है? तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उस सीरीज़ को आप ज़रूर देखें। हम उसमें क्या कर रहे हैं, उसमें क्या नया चेंजेस आए हुए हैं। चेंजेस ये है उसमें कि सबसे पहले हम आप लोगों को कांसेप्ट और थ्योरी बताते हैं, पहला क्लास में। और जब वो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो जो हमारा दूसरा क्लास होता है, उसमें उसी टॉपिक पिछले क्लास के जितने टॉपिक थे हमारे, उसी टॉपिक से क्या-क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। साथ-साथ अलग-अलग प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी अन्य परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए, उस प्रश्न को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है यार चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।